Hello everyone, a very good morning to all of you. A very good morning Sonal, Prince, Saha, Pradeep, Rohit. A very good morning रोशनी. सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? जितने भी लोग यहाँ पे हैं एक बार मुझे ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? हम लोगों की ये जो सीरीज है ना, इसको इतना इफेक्टिव बनाना है कि ये मान के चलिए कि यही है हमारा जो सिलेक्शन दिलाने वाला है. ठीक है ना. मैं इस सीरीज में पूरा अपना हार्डवर्क दे रहा हूं. जो जो इसके लिए लग सकता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है ना. और मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का मतलब है सिलेक्शन. और एमपी पीजीसीएल के लिए मैं तो पागल हूं, आप लोगों के लिए. आप लोग पागल हो या नहीं, ये आप लोग बताओ. ठीक है ना. अभी 2 महीने का टाइम है. 2 महीने में अगर आपको कुछ भी नहीं बनता तब भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है. आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ के बैठे हैं, है ना. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने बोला कि हमको मेजरमेंट को 4 दिन में कंप्लीट करना है ना. मैंने पहले ही बोला ना, आपको स्टार्ट करने के पहले ही बोल दिया कि मेजरमेंट का जो मुझे रिवीजन करना है ना, वो 4 डेज में करना है. तो प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन 4 दिनों में क्या कैसे कैसे लेके चलूंगा सेशन को. तो मैं बता देता हूँ ना, क्या ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कैसे लेके चलेंगे. ठीक है. 4 दिन की बात अगर है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. पहले दिन देखो, 4 दिन मैंने डिवाइड कर दिया. अभी इसको आप नोट मत करिएगा, आप लोग नोट करिएगा जब से मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा तब से, है ना. 4 दिन में मुझे डिवाइड करना है. तो सबसे दिन पहले पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ इसको, बेसिक्स वाला पार्ट, है ना. जब मेजरमेंट की बात होती है तो जो बेसिक वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एरर वाला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो वाला पार्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट डे. बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंड डे हम पढ़ेंगे सारे के सारे मीटर, ऑल मीटर्स, वो हम पढ़ेंगे सेकेंड डे में. थर्ड डे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, ब्रिज एंड रेजिस्टेंस मेजरमेंट, सीटीपीटी, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम थर्ड डे पढ़ेंगे. और लास्ट डे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, पूरा सीआरओ डीवीएम क्यू मीटर, वो सब कुछ जो हमारा हो जाएगा फोर्थ डे में. तो ये हमारा पूरा पैटर्न होगा पढ़ने का मेजरमेंट को 4 दिन में. तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, बेसिक्स वाला पार्ट जो रहता है ना, वो हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं. और हमको एक दिन में इतना करना है तो हो सकता है कि टाइमिंग हो जाता है थोड़ा, टाइमिंग कभी 5-10 मिनट ज्यादा भी हो जाए, कभी 5-10 मिनट कम भी हो जाए, कभी होता है क्लास लेट स्टार्ट हो. तो उतना आप लोग थोड़ा सा करिएगा और पेशेंस बना के रखिएगा, है ना. अगर आपने देखा होगा ना कि एग्जाम में ये तो बोलते हैं पेशेंस चाहिए होता, तो पेशेंस थोड़ा सा दिखाना. ठीक है. चलो आ जाओ स्टार्ट करते फिर, है ना. मैदानी जंग आ जाओ सभी लोग, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने एक पेज को 4 पेज में डिवाइड करता हूँ जिससे मैं ज्यादा ज्यादा कंटेंट लिख पाऊँ. ठीक है. अच्छा, मैंने एक काम और किया था. अपने शॉर्ट नोट जो मैंने आपको कल दिखाया था ना ग्रुप पे, अगर आपने देखा होगा किसी ने, उस शॉर्ट नोट्स में मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा मान लो मेजरमेंट का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है. तो उसमें मैं क्या करता था कि ऊपर पेज में लिख देता था कि कितने पेज का ये रहेगा शॉर्ट नोट्स और कितने मिनट में रिवाइज करना है. तो ये जो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा मैं, जब बन जाएंगे उसके बाद, जब पूरा बन जाएगा, पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बनने के बाद आपको ओनली 30 मिनट्स लगेंगे रिवाइज करने के लिए. मतलब पूरा मेजरमेंट सब्जेक्ट आपका 30 मिनट में रिवाइज हो पाए, जो कि आप डेली कर सकते हो. 30 मिनट टाइम तो आप डेली दे सकते हो ना, जो कि आप डेली रिवाइज कर पाओ. ठीक है. तो हमारा ये टारगेट भी है यार कि हमको हमारे जो हम प्रॉपर नोट्स हैं वो हमारे अगर पढ़ने जाएंगे तो हमको 30 डेज लग जाएंगे. ठीक है. लेकिन ये ऐसे नोट्स है जो 30 मिनट्स में होंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे. ठीक है. तो चलो सब कोई थोड़ा सा कलरफुल पेन ले लेना अपने साथ, अच्छे से बनाना. या फिर आप चाहो तो अभी रफ कॉपी कर लो, रात में बैठ के एक बार फिर से फेयर कर लेना, जैसी आपकी मर्जी. क्योंकि शॉर्ट नोट्स नहीं है, दोबारा लिख लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा और अच्छी बात है. ठीक है. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहली बात आती है कि हमारा ये एक एरर नाम की कोई चीज होती है ना. तो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको पास क्या पे क्या है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. एक नाम की चीज होती है, कौन सी, एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. या फिर हम इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आपका नॉर्मली एरर भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, एरर भी बोलते हैं. और हम लोग इसको, है ना, हम लोग इसको
एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है आपके पास, कलर मैं चेंज कर लूँ, एक मिनट रुकिएगा, बहुत देर बाद मैं व्हाइट बैकग्राउंड में आया हूँ, तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। पेन में मुझे येलो चाहिए, येलो, येलो, ठीक है। या फिर इसको हम स्टैटिक एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टैटिक एरर भी बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझिएगा। स्टैटिक एरर, इसका फॉर्मूला होता है आपका AM-8। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है AM-80। अब यहाँ पे ऐसा मत लिखना कि AM मतलब मेजर्ड वैल्यू, 80 मतलब ट्रू है। भाई मेजरमेंट पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना, इतना छोटा छोटा चीज अगर शॉर्ट नोट्स में लिखो तो क्या ही रहे, मतलब रह जाएगा। AM-80 आपका क्या होता है, ये एरर होता है। ठीक है, अब AM अगर बड़ा होगा 80 से तो एरर पॉजिटिव होगी, 80 अगर ज्यादा होगा AM से तो एरर निगेटिव होगी। ये भी कॉमन सेंस की बात है, ये भी आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, एक होता है इसका, इस एरर का सिंबल, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो एरर का सिंबल होता है वो कैसा होता है। आपका जो सिंबल होता है किसका, एरर का, वो कैसा होता है देखिए। ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत टाइम से नहीं बना है, एक बार बना था कोई सी एग्जाम में ना, एक बार मुझे याद है किसी एग्जाम में बना था, उसके बाद से नहीं बना। तब भी बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए लिख लो ये प्लस और ये माइनस। ऐसा ऐसा क्यों बनता है इसका सिंबल, क्योंकि एरर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इस वजह से। ठीक, एक नया टर्म आता है यहाँ पे आपके पास जिसको बोलते हैं स्टैटिक करेक्शन। अगर याद होगा किसी को, तो हम लोग के पास एक टर्म आता है, कौन सा, स्टैटिक करेक्शन। वो क्या होता है, स्टैटिक करेक्शन वो चीज होती है कि हम एरर में से क्या ऐड कर दें जिससे हमको ट्रू वैल्यू मिल जाए। स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, हमारी वो वैल्यू होती है कि हम एरर में वो वैल्यू ऐड कर दें जिससे हमको क्या मिल जाए, ट्रू वैल्यू। उसी को हम बोलते हैं आपका स्टैटिक करेक्शन। और स्टैटिक करेक्शन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ एरर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ एरर के बराबर, है ना। स्टैटिक करेक्शन वो वैल्यू होती है जिसको हम किसमें ऐड करेंगे, जिसको हम ऐड करते हैं किसमें, अपने ट्रू वैल्यू में, जिससे हमको क्या मिल जाए, जिससे हमको क्या मिल जाए आपकी, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू में ऐड करके हमको ट्रू वैल्यू मिल जाए, उसको बोलते हैं स्टैटिक करेक्शन। फिर हमारे पास यहाँ पे एक चीज हमने और डिस्कस करी थी, हमको जो पता थी, वो थी हमारे पास क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर, जिसका फॉर्मूला होता है AM-80/80, AM-80/80 विथ रिस्पेक्ट टू 80 रहता है यहाँ पे, ना, विथ रिस्पेक्ट टू 80 इंटू 100। इसको बोलता हूँ आपका परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ठीक है, जिसमें से AM-80 तो आपका स्टैटिक एरर है, जो कि आपका फिक्स होता है AM-80, तो ये तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर 80 तो चेंज होगा। तो मतलब ये जो एरर होती है वो आपकी वेरिएबल होती है ना, ये याद रखना। ये जो आपकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो आपकी क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, फिर एक एरर और होती थी आपके पास जिसको हम बोलते थे परसेंटेज गारंटी एक्यूरेसी एरर। मतलब जिसकी हमको गारंटी है कि वो एरर होगी। उसका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज GAE। उसका फॉर्मूला था आपके पास AM-80/FSD। दोनों में डिफरेंस समझना, AM-80 दोनों में सेम था, यहाँ पे क्या था 80, यहाँ पे तो हो जाएगा FSD। FSD मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू, जो कि हर एक मीटर का फिक्स होता है। FSD मतलब मैन्युफैक्चर को FSD की वैल्यू पता है, AM-80 की वैल्यू पता है, तो वो परसेंटेज GAE की वैल्यू भी दे सकता है। तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है हमेशा, याद रखना। परसेंटेज GAE आपके पास हमेशा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये आपका वेरिएबल था,
ये आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर ज्यादा होती है कि परसेंटेज जीएई ज्यादा होती है, तो याद रखना परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज जीएई। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या बोला मैंने, परसेंटेज जी मतलब परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज जीएई। ठीक है, एक बार आप लोग के मैसेज वगैरह भी देख लेता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। चलो। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये हो। फिर एक बात आती थी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर कौन सी वैल्यू देता है हमको, जो मैन्युफैक्चरर हमको वो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है जीएई, तो ये वैल्यू हमको कौन देता है, मैन्युफैक्चरर देता है। लिख देता हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, मतलब जो मीटर को बनाता है ना, वही ये वैल्यू हमको लिख के दे देता है। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है हमको कौन सी, परसेंटेज जीएई को। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक मीटर है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक मीटर है और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आपके पास क्या, एफ मतलब 100 वोल्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पे आपका जो एरर होगा, परसेंटेज एरर होगा, क्या होगा, परसेंटेज जी ही होगा। तो मान लो अगर यहाँ पे कितना एरर आपके पास, +2% है। यहाँ पे लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिक्कत ना जाए ना, ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, प्रॉपर स्पेस अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो आपके पास ये आपका 0 वैल्यू है, ये आपका लिखा मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो एरर होती है वो कौन सी एरर होती है, यहाँ पे जो एरर होगी दैट विल बी योर परसेंटेज जीएई। ठीक है, परसेंटेज जीएई एरर होगी। और मान लिया मैंने कितना आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस, ये भी +2% है, ±2%। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे 50 को रीड करेंगे तो कितना एरर होगा, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे जो एरर होगी 50 वोल्ट पे, वो आपकी होगी कौन सी एरर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो आप इसको कैसे करोगे, बहुत ही शॉर्टकट से कर सकते हो कि जब आप यहाँ पे कितना है, 2% है, 100 वोल्ट पे 2% है, तो 100 से आप हाफ आए हो ना, तो आपकी एरर डबल हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, +-4%। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो। अगर याद नहीं करना तो जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं, है ना, उनके थ्रू भी आप समझ सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा 25 वोल्ट पे कितना होगा, अगेन आप यहाँ पे चेक कर लो, 25 वोल्ट पूछा गया ना, 25 वोल्ट में पूछा गया, तो 50 वोल्ट में 4% है, 25 में हाफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8%। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, किसका, एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी हम किसको बोलते हैं, बताओ जरा। एक्यूरेसी हम बोलते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस। एक्यूरेसी हम किसको बोलते हैं आपका, अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, एक्यूरेसी हम किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस को बोलते हैं, है ना। डिग्री ऑफ क्लोजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, और क्लोजनेस विथ व्हाट, डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, विथ ट्रू वैल्यू, विथ 80। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, आपका एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ 80 आपका कहलाता है एक्यूरेसी।
ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं, अगर बात करूं कि एक्यूरेसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको एक्यूरेसी क्या चाहिए, वहां पे हमेशा आपको एक्यूरेसी चाहिए हाई। तो क्या बोलोगे, हाई एक्यूरेसी इज गिवन, मतलब हाई एक्यूरेसी आपको चाहिए, प्रिफर्ड लिख लेना यहाँ पे, हाई एक्यूरेसी प्रिफर्ड। हाई एक्यूरेसी प्रिफर्ड, हम लोग यही चाहते हैं कि हमको जो एक्यूरेसी है वो क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्यूरेसी हमारी क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। एक्यूरेसी का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो, कम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूरेसी शुड बी लो, लिख लो आप यहाँ पे, ये चीज मैंने बताई थी एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लूंगा मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी लो। आपका जो मैग्नीट्यूड है एक्यूरेसी का वो कम होना चाहिए। हाँ, एक्यूरेसी आपका क्या होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूरेसी है वो आपका कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसी एक्यूरेसी वाले चैप्टर में एक टॉपिक बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एरर। तो इसको कैसे करते देखना, जैसे अगर आपको पता हो यहाँ पे कि R1 की कुछ वैल्यू दी हुई है, दी हुई है आपको वैल्यू R1 की कितनी, 200 +-4, ठीक है, और R2 की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे 100 +-2, ठीक है। और आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको करना है सिंपली इनको ऐड, क्या करना है आपको यहाँ पे, R1 + R2 करना है, ठीक है। एक मिनट, ये आपका R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू कितनी है, 100 +-2, 100 +-2, ये आपका R1 और R2 की वैल्यू हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए R1 + R2 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे आप एरर को भी ऐड करो, कितना हो जाएगा +-6, ठीक है ना। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे और इनको भी ऐड, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो R1 - R2 करने पे कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 200 - 100 कितना हो जाएगा 100, लेकिन जो आपकी एरर है वो आपकी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब हमारे पास टोलरेंस, को हम बोलते हैं टोलरेंस, जब टोलरेंस आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का टाइम दोनों आपस में ऐड होते हैं। भले ही सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4 - 2 मत कर दीजिएगा, कितना होगा वो 4 + 2 ही होगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर यही चीज मैं आपको बोलूं कहाँ पे, परसेंटेज फॉर्म में, अगर मान लो जो एरर वगैरह है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया है, कैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं मैं। जैसे मान लो आपको R1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, R1 की वैल्यू दी है यहाँ पे 200 +-4%, ये आपका R1 की वैल्यू है, और R2 की वैल्यू दी हुई है आपके पास यहाँ पे 100 +-2%, और आपको निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, R1 × R2 करना है। तो कैसे करोगे, बड़ा आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20,000 समथिंग कुछ हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 20,000, ये होगा 20,000। बात आती है एरर की, तो एरर आपकी यहाँ पे हो जाएगी ऐड, मतलब जब कभी भी आपकी टॉलरेंस या फिर परसेंटेज एरर किस फॉर्म में होगी, परसेंटेज फॉर्म में होगी, एरर परसेंटेज फॉर्म में होगी, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे R1/R2 भी करते हैं, क्या करते हैं, R1/R2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 ±6%। बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हो गए ये, इनको हम बोलते हैं आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, इनको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एरर। जो मैंने यहाँ पे किया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एरर, ठीक है, ओके। फिर अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि अगर अपोजिट हो गया तो क्या करेंगे, मतलब
अगर दिया है R1 इक्वल्स टू ये वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4, R2 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 2। अब पूछा R1 इंटू R2 का तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे जो ये 4 है वो देखना कि 4 200 का कितना परसेंट है, कितना 2% है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे 200 प्लस माइनस 2% लिख दो, मतलब कन्वर्ट करना है। तो आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर कभी अपोजिट केस बनता तो क्या करोगे आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इफ अपोजिट केस अगर आपके पास कभी अपोजिट केस आया तो क्या करोगे आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। घबराना नहीं, किया भाई आपने बताया नहीं था, फुल क्लास में पूरा बताया, बस मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी आया तो आप कन्वर्ट कर लेना, वो ज्यादा बेटर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहां तक तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो कभी एक क्वेश्चन बनता है रेजिस्टेंस वाला, कि दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है तो क्या करोगे। ठीक है ना, तो अगर आपको पता हो कि आर इक्वलेंट उस केस में क्या होता है, उस केस में आर इक्वलेंट होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर दोनों पैरेलल में दिए हैं, अगर ऐसा कुछ चीज आगे है ना, सिर्फ ये एक लास्ट केस है, एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं। इस केस में जब हम कभी क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे ना, ये वाली जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो जैसे R1 यहाँ पे R1 R2 है, यहाँ पे R1 प्लस R2, इनको हम क्या करना है डिवाइड करना है। तो मान लो इसमें जितनी आई एरर आई हमारे पास प्लस माइनस 6%। ठीक है, इसमें हमारी कितनी प्लस माइनस 2%। तो जब हम यहाँ पे आर इक्वलेंट निकाल रहे होंगे, रेजिस्टेंस का इक्वलेंट निकाल रहे होंगे, तो हमको यहाँ पे प्लस माइनस 8 नहीं करना है, वो प्लस माइनस 4% हो गया, एक एक्सेप्शन है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस वाले केस के लिए एक एक्सेप्शन है, और उसका मैं रीजन यहाँ पे नहीं दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, उसका भी एक रीजन है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं देना चाह रहा हूँ। जब कभी आप आर इक्वलेंट निकालोगे तो R1 R2 कर लोगे, यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट करना है तो वो आपसे बन जाया करते। R1 प्लस R2 में कैसे निकालना आप वो भी निकाल लोगे। फिर अगर आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना रहता है, और डिवाइड के लिए हम लोग ये वाला फॉर्म लगाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा वो, फिर वो प्लस माइनस 4%। यहाँ पे लिख लेना एक्सेप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, एक्यूरेसी के बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग यहाँ पे आपके प्रिसीजन के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन भी आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है, लेकिन वो ट्रू वैल्यू के साथ नहीं होता, वो मेजर्ड वैल्यू के साथ होता है। कौन सी मेजर्ड वैल्यू, जो प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू है उनके साथ। तो लिखना आप इसको यहाँ पे प्रिसीजन करके हेडिंग डाल लो। मैंने बहुत ज्यादा रेड पेन यूज किया है। पता है एक चीज मैं आपको बताऊं क्या है, इंसान ना कोई भी चीज हो उससे बोर जल्दी हो जाता है, ये रियलिटी है। आप कितना भी कर लो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आप बोर ना हो जाओ। जैसे मान लो आपको खाने में क्या पसंद है, डोसा बहुत पसंद है, आप 3 4 डोसा खा लो, उसके बाद आप महीने में डोसा नहीं खाओगे, क्योंकि बोर हो गए हो, है ना। मतलब पेन आपको कोई अच्छी बहुत पसंद है, आप उससे 3 4 दिन लिख लो, आप उससे बोर हो जाओ। इंसान के अंदर ये ह्यूमन नेचर को बहुत जल्दी बोर हो जाता है चीजों से, है ना। तो आपके ये जो नोट्स आप बना रहे हो ना, तो अभी तो आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप इससे बोर हो जाओ। लेकिन बोर होने का जो रहता है ना कि कितने दिन में बोर हो गए, मान लो कोई आप 2 रुपए की पेन से लिख रहे हो, है ना, ऐसे नॉर्मल पेन है ना, उससे आप आधे घंटे बोर हो जाओगे। कोई एक अच्छी पेन है जो जेल पेन है, उससे आप 4 दिन में बोर हो जाओगे। कोई एक अच्छी पेन है जो कि बढ़िया, मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, कैमरा लगा हुआ है, उससे आप 1 महीने में बोर हो गए। तो वैसे ये जो नोट्स हैं, अगर आप इनको अट्रैक्टिव बनाओगे, मतलब कहीं पे रेड पेन, कहीं पे ग्रीन पेन, कहीं पे ब्लैक पेन, कहीं ब्लू पेन,
है ना। अगर ऐसे बनाओगे, कलरफुल बनाओगे, तो बोर तो आपको होना है इससे, एक ना दिन तो उससे बोर हो जाओगे, लेकिन कितने दिन में बोर होगे, वो दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसलिए कलरफुल नोट्स बनाता हूँ, मैं भी बोर हो जाता हूँ। आपको क्या लगता है जब मैं अपने नोट्स खोल रहा हूँ, कल मैंने एक नोट्स निकाला तो 10 साल पुराने नोट्स, है ना, मैं कब से बोर हो गया, 10 साल से मैंने उसको देखा ही नहीं हूँ, मैं कहाँ पे रखे हैं वो। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रिसीजन क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ये आपका क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ व्हाट, किससे? विथ प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू। विथ प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो ये होता है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन होना क्या चाहिए आपका, बताओ जरा। प्रिसीजन आपका हाई होना चाहिए, लिखना यहाँ पे, शुड बी हाई। ठीक है, अब एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो बनता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन की रेस में कौन आगे जीतता है, तो क्या बोलोगे? एक्यूरेसी। ठीक है, तो वो भी लिख लो आप लोग यहाँ पे, क्या लिखोगे? लिखना है यहाँ पे, एक्यूरेसी इज प्रिफर्ड ओवर प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज प्रिफर्ड। अब इसकी कहानी तो पूरी अच्छे से पता है ना आपको, कि भाई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रिसाइज होगा, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है दैट मीन्स वो एक्यूरेट हो भी सकता है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकता। इसलिए हम एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, इतना कराने के बाद मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता था आपका सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, और उसको कराने के पहले मैं आपको बताता था यहाँ पे राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ बताता हूँ, राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ टेक्निक क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 1.67, इसको आप राउंड ऑफ किस में करेंगे? ये 1.67 मतलब 1.7 के पास में है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1.7 में। ठीक है, जैसे दिया आपके पास 1.64 दिया हुआ है, इसको आप किस में राउंड ऑफ करोगे? इसको आपका 1.65 से कम है, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे 1.6 में। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दिया 1.35 मतलब मिड में आ गया, तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे 1.4 में, क्योंकि आप नंबर को इवन बनाना चाह रहे हो, तो ये हो जाएगा 1.4। जब बीच में आ जाओगे तो नंबर को इवन बना, 1.25 आया तो आप इसको किस में राउंड ऑफ करोगे? 1.2 में करोगे, क्योंकि 1.3 में राउंड ऑफ करने पे वो नंबर आपका क्या बन जाएगा? नॉन इवन बन जाएगा, तो 1.2 बना, ऑड बन जाएगा 1.3 करने पे, तो आप क्या बनाओगे? 1.2 बनाओगे। तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया। अब हम बताते हैं आपका एसएफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे साइड कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ, है ना। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ यहाँ पे आके, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। ये ठीक है ना, आपका डिस्टर्बेंस ना हो भाई, नहीं आप लोग गुस्सा हो जाओगे, इसलिए आप बताओ डिस्टर्ब कर देते हो आप। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की, है ना। एसएफ क्या होता है? एसएफ हम किसको बोलते हैं? नॉन डिजिट प्लस एस्टिमेटेड डिजिट। हमारा जो एसएफ है मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, हालांकि पूरा नाम तो नहीं लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ तब भी, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है, ये हमारा होता है नॉन डिजिट प्लस एस्टिमेटेड डिजिट। ये एक डेफिनेशन बनी थी, कहाँ बनी थी वो मैं बता देता हूँ। ये बनी थी आपके किसमें, जो एक एग्जाम होता है ना, नीट का एग्जाम जो 12th के बाद लोग देते हैं ना, 12th के बाद जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डॉक्टर बनने के नीट का एग्जाम होता है।
उसमें एक टॉपिक आता है 11th में आपका सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें आता है कि इसके डिफिनेशन क्या बोलोगे, नॉन डिजिट प्लस एस्टिमेटेड डिजिट, ये आपका एक डेफिनेशन मान लो। ये कहाँ पे आया था, आपके किसी एग्जाम में नहीं आया था, इसमें नहीं आया था टेक्निकल एग्जाम में, ये नीट के एग्जाम में आया था, इसलिए मुझे ये आपको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर से आपके जेई और ए में से क्वेश्चन आए हैं काउंट करने के लिए, आपको नंबर ऑफ एसएफ काउंट करने के लिए क्वेश्चन आए थे। कैसे, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लेता हूँ, काउंट करके बता देता हूँ आपको कैसे आपको एसएफ काउंट करना है। नंबर यहाँ पे लेता मैंने एसएफ, ज्यादा नंबर नहीं लूंगा यार मैं, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो नंबर लिया मैंने 200, एक नंबर हो गया। एक लिया मैंने 3500, एक ले लिया मैंने आपके पास 7000000। एक और नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 801300। एक और नंबर ले लिया यहाँ पे मैंने 00120110। ठीक है, तो इतने मैंने कुछ नंबर ले लिए, मुझे इनके एसएफ काउंट करना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना, ठीक है। तो कैसे काउंट करना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही आसान टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जब आपके पास कोई नंबर दिया हो तो आपको चेक करना है डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जब डेसिमल पॉइंट एब्सेंट, जो कि इन सभी में है, तो आपको नंबर में नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, ठीक है। कहां से, एलएसबी से, एलएसबी से काउंट करना शुरू करना है। और जो लीडिंग जीरोस आएंगे वो काउंट नहीं करना है, मतलब जो स्टार्टिंग में जीरो आएंगे काउंट नहीं करेंगे। दोनों जीरो को काउंट नहीं करोगे, कितना आ जाएगा हमारा इसका एसएफ, इसका जो एसएफ आ जाएगा वो हो जाएगा 1। इसका कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 4। देखो इन दोनों काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इन चार को तो काउंट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसका 4। इसका कितना आ जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे लेकिन बाकी को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो जाएगा 6। तो ये मान को चलो कि जिसका जितना ज्यादा प्रिसीजन होता है वो नंबर या इंस्ट्रूमेंट वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक टूल है क्या निकालने के लिए, प्रिसीजन की चेक करने के लिए, है ना, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है ये पता करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास एक टूल है। समझ में आई बात, चलो। तो ये मैंने बताया जब आपके पास डेसिमल पॉइंट एब्सेंट होंगे तब। अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होंगे तब कैसे करोगे, वो भी वैसा भी कर लेता हूं मैं, कुछ नंबर ले लेता हूं, देखना। तो वैसा भी कर लेता हूं मैं, कुछ नंबर लेके वैसा भी करके बता देता हूं, देखिए। नंबर, और ये हो जाएगा इधर पे आपका एसएफ, ठीक है। कुछ नंबर ले लेता हूं मैं, देखना आप सभी लोग। 200 पॉइंट, फिर लिखा है आपके पास 200.0, ये नंबर ले रहा हूं मैं। फिर एक और नंबर है 3.050, एक और नंबर ले लो 0.0007, एक और नंबर ले लो 0.0020, और एक और ले लो 1.0020। मैं ये नंबर भी ऐसे नंबर ले लो जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, इनके एसएफ कैसे काउंट करोगे, आपके जब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होंगे तो आपको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, कहां से, एमएसबी से। मैं यहाँ पे निशान बनाता हूँ, देखना आप सब लोग, देखना निशान बनाता हूँ। इधर कहाँ से काउंट कर रहे थे हम लोग, यहाँ से काउंट कर रहे थे, है ना, एलएसबी से। यहाँ कहाँ से काउंट करेंगे, एमएसबी से। ये निशान समझ जाना आपको, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, लीडिंग जीरो काउंट नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा इसका आपका, इसका एसएफ आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा, लीडिंग जीरो काउंट नहीं करो तो कितना आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2, और इसका आ जाएगा कितना 5, ठीक है। तो इनमें से जिसका भी ज्यादा एसएफ होगा, जो कि सबसे लास्ट वाले का है, वो नंबर आपका ज्यादा प्रिसाइज होगा।
इतने सारे नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, वो आपका लास्ट वाला नंबर है। ठीक है, चलो ये हो गया, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़े। है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया ना, मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं किया हो तो नोट कर लो जल्दी से। चलो कर लिए होगे, मैं मान के चलता हूँ आप लोग नोट कर लिए होगे, आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। ओके, अगेन मैं यहाँ पे इसको 4 पेज में डिवाइड कर लेता हूँ अपने पेज को, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लिख पाऊँ एक पेज में। यहाँ पे मैं ग्रीन पेन यूज करता था, मुझे याद है, मैं ग्रीन पेन ज्यादा यूज करता था लाइन ड्रॉ करने के लिए। व्हाइट कलर से नाता ही छूट गया था अचानक से ना, ब्लैक ब्लैक कलर यूज करने लग गए थे हम लोग। चलो ये तो हो गई बात, है ना। अब यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन बनते थे, कैसे बनते थे मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं देता हूँ यहाँ पे आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बनते थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चन बनते थे आप लोगों के सामने, वो आप सब लोग देखना, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, है ना, कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे आपको एक नंबर दिया है यहाँ पे 1.0236, इसमें मुझे ऐड करना है प्लस 1.6, प्लस करना है कितना, 1.6। कुछ रितेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, रितेश से बात कर लेते हैं। हाँ रितेश बोलिए। रितेश ये हैंड रेज का ऑप्शन होता है, इससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्लास में, है ना। आप अभी कुछ बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? बोलिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, या हो सकता है अगर धोखे से हो गया तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे हैंड रेज बंद कर देता हूँ। अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट पूछना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए, है ना, जान जाएंगे धीरे धीरे क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। ये आ जाओ, तो ये हो गया ना 1.0236 प्लस ये आपको नंबर ऐड करना है। तो ये नंबर आप ऐड तो कर लोगे, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो आपका ये नंबर ऐड ना कर पाए, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेता है। तो जब नंबर ऐड करोगे तो नंबर ऐड करने पे कितना आंसर आएगा आपके पास, मान लीजिए, तो मैं आपका आंसर देता हूँ। आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2.26। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ कैसे करना है, आपको ये देखना है कि इसमें जो पहला वाला नंबर था, इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, कितने डिजिट थे। पॉइंट वाइज में 4 डिजिट थे, इसमें कितने पॉइंट के बाद, पॉइंट वाइज में 1 थे। आपको ये देखना होता है कि मिनिमम किस में है, मिनिमम तो आपके पास 1 में है, आपका आंसर जो आया है वो भी राउंड ऑफ होगा, और राउंड ऑफ होके कितने में आएगा, आपका एक ही नंबर यहाँ पे होगा, तो यहाँ बनता है 1.62, 62, वो किस में कन्वर्ट होगा, 1.6 मतलब 2.6 ही रह जाएगा। 62 किस में कन्वर्ट होता है, 60 में कन्वर्ट होता है ना, मतलब राउंड ऑफ होगा। तो ये जो नंबर होगा आपके पास राउंड ऑफ होके वो किस में आएगा, ये नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2.6 में। आपका जो आंसर आएगा वो 2.6 होगा। ये तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखना, जिससे आपका और भी प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ समझ लो, दिया आपके पास 12.0236 ये नंबर दिया था, इसमें से माइनस करने के बोला, -10.61, ये माइनस करके दिखाओ। जब मैं इसको माइनस करने गया
ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ कि ये सब लोग कर लेंगे माइनस करने वाला काम। तो 1.4136। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, लगभग 2-3 साल से इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बने हैं, है ना। एक टाइम था जैसे 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते थे, लेकिन कभी भी क्वेश्चन जंप करके आ सकता है, तो रिवाइज करने में पढ़ने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो 1.4136 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे इसमें देखोगे तो इसमें पॉइंट का कितने नंबर है, यहाँ पे डिजिट है 4, 4 है इसमें। इसमें पॉइंट का कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 है। मिनिमम किसमें है, तो मिनिमम इसमें है। तो आपके जो आंसर आया है ना उसमें भी कितने डिजिट होने चाहिए, इसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या 13 है। 13 किस में राउंड ऑफ होगा, 1 में राउंड ऑफ होगा। 13 किस में राउंड ऑफ होगा, 10 में राउंड ऑफ होगा ना। ये हो जाएगा 1.41 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे हमारा होता है राउंड ऑफ। अरे यार, लाइट गई, लाइट आ गई इन्वर्टर के रहने के बावजूद, है ना। चलो, अपनी खुशी किसी देखी नहीं जाती। चलो, एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक का बताता हूँ मैं, है ना। जैसे आप प्रैक्टिस तो करते ही हो आप लोग, उसके लिए बताया मैंने। जैसे आपके पास दिया यहाँ पे 25.55, इसमें आपको ऐड करना है +4.7। ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा वो मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर लिखने पे आएगा आपके पास यहाँ पे 30.25। ठीक है, अब देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 हैं। इसमें पॉइंट के बाद कितना है, 1 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर पे होना चाहिए। तो कैसे करोगे आप, इसको भी राउंड ऑफ करोगे। तो कैसे करोगे, 30.25 है, तो ये तो 25 है, या तो ये 20 बनेगा तो 30 बनेगा। अगर ये बीच में मिडिल में है तो या तो इसको हम 20 बनाएंगे, 30 बनाएंगे। 30 बनाने पे नंबर ऑड हो जाएगा, तो हम इसको क्या बनाएंगे, 30.2 विल बी योर करेक्ट आंसर। 30.2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राउंड ऑफ कैसे करना है। अब थोड़ा देखते हैं कि अगर हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होगा तो वहां को हमको कैसे अपना ये कॉन्सेप्ट लगाना वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना आप लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो कैसे करना है समझना, सभी लोग बड़े इंटरेस्ट से देखना। मैं एक 2-3 एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर दिया है 2.8723, ये दिया है। इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है किसका, 1.6 का। और 6 करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो मैं लिख देता हूँ। आपके पास जो आंसर आता है वो आता है कितना, 4.599568, ये आपके पास नंबर आता है। ठीक है, अब आपको ये बोला कि इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ। तो कैसे करना है, आपको इसमें क्या करना है, जैसे आपको इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसके कितने एसएफ हैं। इसमें कितने एसएफ है, इसमें आपके नंबर ऑफ एसएफ कितने हो जाएंगे, 5। इसमें कितने एसएफ है आपके सामने, 2। तो आपके मिनिमम किसमें, मिनिमम इसमें है। तो जो ये आपका आंसर आया है इसमें भी आपके पास 2 एसएफ होने चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई बात। इसमें भी आपके पास 2 एसएफ होने चाहिए। तो 2 एसएफ कैसे बनाओगे वो अब आपका चैलेंज है। देखो आपके पास 4 तो रहेगा ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, 4 तो रहने वाला है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 तो रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा 59। 59 किस में राउंड ऑफ होगा, 50 में या 60 में। तो ये आपका राउंड ऑफ होगा किसके, 4.6 में।
ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका जो मिनिमम लीस्ट नंबर था वो 2 वाला था, 1.6 था, उसमें 2 एसएफ थे, तो इसमें भी आपके 2 एसएफ हो। नहीं आया समझ तो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, उसके थ्रू समझना। आपके सामने दिया है यहाँ पे 45.2 डिवाइडेड बाय कितना दिया, 6.3578, 6.3578। इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 7.1093,775, ये आपके पास नंबर ऑलमोस्ट आता है। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा। राउंड ऑफ करने के लिए आपको कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको एसएफ काउंट करना होता है। इसमें कितने एसएफ है, 3 एसएफ है। इसमें कितने एसएफ है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एसएफ है। तो आपको मिनिमम किस में, 3 में है, तो आपको अपने आंसर को भी 3 में राउंड ऑफ करना है। मतलब यहाँ पे क्या है, 7.109 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 09 है। 09 किस पे राउंड ऑफ होगा, 0 में राउंड ऑफ होगा या 1 में राउंड ऑफ होगा। 0.9 आपके पास नंबर है, वो 0 में राउंड ऑफ होगा या 1 के में राउंड ऑफ होगा, 1 में राउंड ऑफ होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7.11। किसमें राउंड ऑफ होगा आपका, 7.11। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं, आप इतना स्पेस मेरे पास बचा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। 782 को मल्टीप्लाई करना था 3.778 से, तो मेरे पास जो आंसर आता था वो मैं लिख देता हूं। मेरे पास जो आंसर आता था वो आता था 2954.396, ये मेरे पास आंसर आता था। ठीक है, अब देखा जाए कि राउंड ऑफ करना है, तो इसमें कितने डिजिट हैं आपके पास, 3 डिजिट हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो आपके आंसर में भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब इसको 3 मिला तो कितना हो जाएगा, 29554 है। 54 किस राउंड ऑफ, 50 में राउंड ऑफ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद 2950, है ना। यहाँ पे पॉइंट मत लगाइए, क्योंकि पॉइंट लगाओ तो नंबर आपके ऐसे हो ही नहीं पाएंगे। इसमें अब कितने ऐसे थे, 3 ऐसे थे। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आई होप आपको ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो हमने एसएफ के बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। 1.41 ऑड हुआ, तो ऑड हम कब देखते हैं, ऑड इवन कब देखते थे साहब, जब हमारे पास नंबर क्या होगा, बीच में होगा, मिडिल में होगा, है ना। जब नंबर मिडिल से 1.5 आया तब आप उसको या तो 1 बनाओगे तो 2 तो उसको 2 बना लोगे। 2.5 है, 3.5 बीच में मिडिल वाली वैल्यू, तब आपको इवन ऑड देखना है। हर केस में इवन ऑड नहीं देखना। 7.11 में हमने इवन ऑड कहां देखा, ठीक है ना। हर केस में इवन ऑड नहीं देखा जाता। ओके, चलो अब आते हैं, हमारे पास एक चीज और थी, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है। रिपीटेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिसीजन का ही टाइप है। एक नया टर्म आता है, कौन सा, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है समझना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मीटर से डिग्री ऑफ क्लोजनेस चेक करते हैं बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, है ना। मेजर्ड वैल्यू के बीच की हम डिग्री ऑफ क्लोजनेस चेक करेंगे, है ना। और जो हम क्लोजनेस चेक करेंगे वो शॉर्ट टाइम में करेंगे, कम कम टाइम इंटरवल पे करेंगे, शॉर्ट टाइम इंटरवल पे करेंगे, है ना।
और जो कंडीशन होगी वो आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे क्या बोला मैंने। इसमें भी हम लोग क्या चेक करते हैं, क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू मतलब एम, क्लोजनेस बिटवीन एम चेक करते हैं, और हम यहां पे करते हैं बिटवीन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे छोटे इंटरवल पे, शॉर्ट इंटरवल में करते थे। और आइडेंटिकल कंडीशन मतलब कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है सभी में सेम आइडेंटिकल, इसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। ये एक तरीके से प्रिसीजन का टाइप है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसमें भी सेम है ना, इसमें हम क्लोजनेस बिटवीन एम चेक करेंगे इन शॉर्ट इंटरवल इन डिफरेंट कंडीशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन भी वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाए, किसमें, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में। रिप्रोड्यूस एबिलिटी, इसमें भी क्या है आपका, क्लोजनेस बिटवीन एम इन शॉर्ट इंटरवल एंड डिफरेंट आइडेंटिकल कंडीशन, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका कॉन्सेप्ट, रिपीटेबिलिटी का एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इस पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना, इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं, ये दोनों ही आपके प्रिसीजन के टाइप है। और ज्यादा बेस्ट कौन सा माना जाता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब बहुत वजनदार इंसान, मतलब बहुत वजनदार मीटर है, कि मतलब वो डिफरेंट मीटर डिफरेंट कंडीशन पे भी वो वैसा का वैसा ही रीड कर। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आपका सेंसिटिविटी। हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर बात करें सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं। सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है कि अगर हम इनपुट में चेंज करें तो हमारे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, मतलब कुल मिला के एक तरीके से रेशियो है। किसका रेशियो है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट का। चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। ये हमारी होती है सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हमारा इनपुट में थोड़ा भी चेंज हो तो वो पॉइंटर में दिखना चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई, है ना। सेंसिटिविटी के और भी फॉर्मूले होते हैं, मतलब एस इक्वल्स टू वन अपॉन आई एफ एस डी एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि करेंट टेकन बाय द मीटर टू डिफ्लेक्ट फुल स्केल वैल्यू, उसको बोलते हैं आई एफ एस डी। सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू वन अपॉन आई एफ एस डी, है ना, और एक और होता है आर अपॉन वी, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है सेंसिटिविटी की, वो क्या होती है, अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, यहां से एम्पियर इनवर्स या फिर ओम पर वोल्ट। यूनिट क्या होती है आपकी सेंसिटिविटी की, या तो एम्पियर इनवर्स या फिर ओम पर वोल्ट, ये आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना चाहिए सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, समझना, अगर आपका सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उससे आपका जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, लेस
ऐसे लिखो इसको यहाँ पे, सेंसिटिविटी अगर आपके पास हाई है तो इससे हमारा जो लोडिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम, लेस लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट कम होगा तो आपका एरर क्या होगा यहाँ पे, आपका एरर यहाँ पे होगा कम। एरर लेस होगा, अगर एरर लेस होगा तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, मोर एक्यूरेसी। मतलब अगर हम तीनों में सेलेक्ट करना चाहें, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में सेलेक्ट करना चाहें, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है, क्योंकि सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को अफेक्ट तो कर ही रही है ना, एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। एक नया चीज होता है थ्रेशोल्ड। क्या होता है थ्रेशोल्ड, होता है कि हमारा जो मीटर है उससे हम कितनी मिनिमम वैल्यू रीड कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका, आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, उसमें आपने थ्रेशोल्ड पढ़ा होगा, वैसे हमारे पास मीटर में भी थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड क्या है, एक स्मॉलेस्ट इनपुट है जिसको मीटर रीड कर सकता है। मान लो कोई मीटर सामने रखा है, वो आपका 5 से ज्यादा कम रीड ही नहीं करता, 5 एम्पियर से नीचे रीड नहीं करता, 5 से ऊपर रीड करता है, उसका जो थ्रेशोल्ड हो जाएगा वो 5 एम्पियर हो जाएगा। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो भी दिक्कत है, मीटर पुराना है, जो अलग रीजन है वो अलग चीज है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं जहां से वो रीड करना स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो लिखना आप लोग यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या होता है। मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा, 3-4 दिन हो गए। स्मॉलेस्ट इनपुट दैट वी कैन मेजर। थ्रेशोल्ड क्या होता है, स्मॉलेस्ट इनपुट, स्मॉलेस्ट इनपुट दैट वी कैन मेजर, दैट वी कैन मेजर, इसको हम बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड। बात आती कि सर ये आपका यहाँ पे रेजोल्यूशन नाम की भी एक चीज होती है, वो क्या होती है वो भी बता दो आप, है ना। एक नया टर्म आता है ना कि सर रेजोल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में भी बता दो। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है कि हमारा कितना इनपुट चेंज है, स्मॉलेस्ट इनपुट चेंज जिसको हम मेजर कर सके, वो हमारा होता है रेजोल्यूशन। ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इनपुट चेंज। दोनों में डिफरेंस समझो। थ्रेशोल्ड आपका स्टार्टिंग की वैल्यू के बारे में बात कर रहा था, और रेजोल्यूशन बात कर रहा था किसके बारे में, हमारा स्मॉलेस्ट इनपुट चेंज। स्मॉलेस्ट इनपुट चेंज वी कैन मेजर। अच्छा एक चीज और, मैं आपका फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर दे रहा हूँ डिवीजन, ठीक है, और शॉर्ट नोट भी मैं बनवा दिया हूँ। अब आपके पास अभी से लेके रात की जो 9 बजे तक की क्लास है, उस तक का टाइम खाली है ना। तो अब आपको करना क्या है वो आप सबको पता है, रिवीजन। जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतना ज्यादा आप रिवीजन करिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अपने तरफ से। बाकी मैं क्या करूंगा, जब मेरा कुछ ये रिवीजन हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। रेजोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपका एफ एस डी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। एफ एस डी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। जब कभी आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, एफ एस डी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन।
ठीक है, तो ये आपकी रेजोल्यूशन का फॉर्मूला, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। अभी इसमें हमको और क्या पढ़ना है, तीन चीजें और पढ़नी, तीन चीजें है ना, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में तीन चीजें की रिक्वायरमेंट है। पहला तो एक हमको ये जो एरर होता है ना, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, इनको समझना है, पहली चीज, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हमको समझना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, अभी जो मैंने आपको ये बताया था ना, ये यहाँ पे ये ऐड और माइनस करने वाला, प्लस माइनस करने वाला, ये आपका था कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एरर। अगर ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में पूछा गया होता तो कुछ आपको अलग करना पड़ता, तो वो देखना है। फिर आपको देखना है टीडी, सीसी और टीआई के बारे में, मतलब टीडी के बारे में, डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, इनके बारे में। तो ये तीन चीजें मुझे आज ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमको 4 दिन में कंप्लीट करना ना सिलेबस। 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए कुछ तो अपन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो आज की मेहनत हम लोग इतना करेंगे, ठीक है, तीन चीजें और पढ़ेंगे, फिर हमारा हो जाएगा। डेड जोन और डेड आप जो पूछ रहे हो है ना, उसको बताने की जरूरत है क्या। डेड जोन नाम से है, डेड जोन एक वो जोन जहां तक मीटर काम नहीं करता उसको हम डेड जोन बोलते हैं। डेड टाइम एक मीटर है, कुछ टाइम तक काम नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेड टाइम बोलेंगे। तो मुझे तक क्यों लिखने की जरूरत है ना। हम इसको शॉर्ट नोट्स बनाए तो कुछ चीज स्किप तो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स में कुछ चीजें तो स्किप करनी पड़ेंगी ना। आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, डेड जोन मतलब जो जोन खत्म हो चुका उसको हम डेड जोन बोलते हैं। डेड टाइम क्या होता है, किस टाइम तक मीटर काम नहीं, उसको हम डेड टाइम बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको अपने इस लिस्ट में जगह नहीं दे रहा। ये तो आपका देखो, सबसे पहले तो मैं ये आपके सामने शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जब हम लोग सेकेंड टाइम जब मिलके अपना इसी का फिर से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना, जितना भी मैंने अभी तक आपके सामने लिखा ना, ये सारी चीजें लिखी हैं, इनमें से जब सेकेंड टाइम कभी बनाएंगे शॉर्ट नोट्स अपने और कॉम्पैक्ट करेंगे, ये सिर्फ आपकी 3 लाइन में होंगी। जितना ही मैंने आपको बताया सिर्फ टोटल 3 लाइन में पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। इतना हम बार बार थ्रेशोल्ड भी मुझे पता है, रेजोल्यूशन पता है, रिपीटेबिलिटी पता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी पता है, सेंसिटिविटी भी याद हो गया, 10 बार पढ़ चुके हैं तो, है ना। तो धीरे धीरे चीजें हम उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप की एरर होती हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में, ग्रॉस एरर के बारे में। ग्रॉस एरर किसकी वजह से होता है, ह्यूमन की वजह से होता है, ह्यूमन मिस्टेक्स। मैं यहाँ में लिख दिया ह्यूमन मिस्टेक, समझ जाओ कि भाई ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ह्यूमन कैसे कैसे मिस्टेक कर सकता है, लूज कनेक्शन करना, कैलकुलेशन करना, वो सब इसकी मिस्टेक्स है, ठीक है। और ये जो इस मिस्टेक है ग्रॉस एरर, वो आपकी क्या होती है, वेरिएबल होती है। कैसे तो नहीं कि ह्यूमन मतलब कांस्टेंट एरर करेगा, कभी कम करे कभी ज्यादा करेगा। तो ये आपकी एरर क्या होती है, वेरिएबल होती है। मतलब ग्रॉस एरर में आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो, एक मिनट रुकना। तो सही से बताता हूं मैं। पहला था आपका कौन सा, ग्रॉस, फिर था आपके सामने यहाँ पे सिस्टमैटिक, फिर था आपके पास रैंडम। तो आप ये मान लो कैसे, ग्रॉस रेस में आपका मीटर तो सही है, ह्यूमन गड़बड़ है। सिस्टमैटिक एरर में मीटर गलत है, ह्यूमन सही था। रैंडम एरर में मीटर और ह्यूमन में दोनों में क्वेश्चन मार्क है, दोनों ही अपनी आप जगह सही है, बट एरर हो रही है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है।
जो एक चीज आपको समझनी है कि जो सिस्टमैटिक एरर है उसी में आपकी पैरेलैक्स एरर होती है ना। आप ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो पैरेलैक्स एरर है, जो ऑब्जर्वेशनल एरर है, वो कौन सी एरर है? वो आपकी सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं पूरा पैलेस एरर का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आप साइड से तो आपको वहां पे क्या रहता है, आपको पॉइंटर कहीं और दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। और पैरेलैक्स एरर से बचना है तो आपको एक मिरर स्ट्रिप यूज करना होता है, वो भी आपको पता है। लेकिन वो एरर आपकी क्रॉस एरर नहीं है, वो आपकी सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, रैंडम एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस देख लो। हम एक ही मीटर की रीडिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स रीड करते हैं। जैसे मान लो मैंने रीड कर लिया x1, एक ही रीडिंग को डिफरेंट टाइम मैंने रीड कर लिया, x1 x2 x3 डैश 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 x n टाइम्स मैंने रीड कर लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज वैल्यू लूंगा, तो उसको मैं मान लूंगा ट्रू वैल्यू। क्या करूंगा, मैं इनका एवरेज वैल्यू ले लूंगा, तो वही मेरी मान लूंगा, इसको मैं क्या ट्रू वैल्यू x बार। इसको मतलब मैं अपना क्या 80 मान लूंगा या फिर x2 मान लूंगा। कैसे, इनका एवरेज निकाल के। कैसे, x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 डिवाइड बाय जितने टाइम्स आपने रीडिंग ली है। एवरेज निकाल सबसे बनता है, तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारी हमारी क्या क्या ट्रू वैल्यू। फिर अगर हमको निकालना है यहाँ पे क्या, डेविएशन, तो हम सबका एरर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डेविएशन, मतलब x1 माइनस एक्स बार। फिर ऐसे हम निकालेंगे सेकेंड वाले का भी x2 माइनस एक्स बार। फिर ऐसे हम निकाल लेंगे x3 माइनस एक्स बार। ऐसे हम सभी मीटर का अपना डेविएशन निकाल लेंगे। फिर हम निकाल लेंगे यहाँ का आपका एवरेज डेविएशन, वो हमारा हो जाएगा एवरेज एरर। कैसे निकालेंगे हम एवरेज डेविएशन, जैसे मान लो ये आपका था एप्सिलॉन 1, ये था आपका एप्सिलॉन 2, ये था आपका एप्सिलॉन 3। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एप्सिलॉन 1 मॉड प्लस एप्सिलॉन मॉड 2 ऐसे कर करके डिवाइड बाय n कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज एरर या फिर एवरेज डेविएशन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है स्टैंडर्ड डिविएशन का और प्रोबेबल एरर का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का भी एक फॉर्मूला बनता है। ये जेई में आज तक तो नहीं बना है, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको करने वाले बता रहा हूँ, ये आपका जेई एग्जाम में नहीं बना है, पर तब भी पढ़ लेते हैं क्योंकि चीजें भूल जाते हैं, ये चीजें है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले बनते हैं एक्चुअली में, मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर। ये आपको कब तक करना है, एप्सिलॉन n स्क्वायर तक, डिवाइडेड बाय n करना है। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब n इज ग्रेटर देन 20 होगा तब। जब n की वैल्यू, मतलब जो आप रीडिंग ले रहे हो वो 20 से ज्यादा बार ले रहे हो, एक ही मीटर की रीडिंग को आप 20 से ज्यादा बार ले रहे हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर 20 से कम बार लगा रहे हो तो उस केस में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा देखना फिर से, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर डैश 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 एप्सिलॉन n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। ये कब के लिए है, जब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, n इज लेस देन 20 और इक्वल टू 20, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, ओके। एक और होता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं आपका वेरिएंस। क्या होता है वेरिएंस, वेरिएंस आपका होता है क्या,
आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर। आप सिग्मा निकाल के मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा वेरिएंस। एक और होता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबल एरर। उसका फॉर्मूला होता है 0.6745, हाँ 0.6745 सिग्मा। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा प्रोबेबल एरर। तो ये हो गया आपका मान लो फर्स्ट चैप्टर। मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है ना, जो शॉर्ट नोट्स है तब भी वो 1.5 पेज के ऊपर नहीं गए। हाँ मुझे पता है वो ये वाला फॉर्मूला आया था आपका प्रोबेबल एरर वाला फॉर्मूला। ठीक है ना धीरज, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये वाला क्वेश्चन था प्रोबेबल एरर वाला। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? बताइए फटाक से। चलो एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास को फिर खत्म करें। ठीक है, क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीजन। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दो। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी लिख के समझ जाना आप लोग, यहाँ पे लिखा ना स्टैंडर्ड डेविएशन समझ जाना। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे? जैसे मान लो आपके पास I1 दिया हुआ है, करंट I1 इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 2। ठीक है, I2 हमको दिया हुआ है, I2 इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 4। यहाँ पे जो 4 है ना, ये एरर नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करना है तो मुझे कितना यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ये बताना है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं देखना, वो हमारा फॉर्मूला यूज होगा मैक्सिमम स्टैंडर्ड निकालने के, सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू अंडर रूट, वो आपका हो जाएगा कितना, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा I1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा I1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा I2 का स्क्वायर सिग्मा I2 का स्क्वायर। जैसे अगर इस क्वेश्चन में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा I1 निकालना हो तो बहुत सिंपल है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा I1 अगर आप निकालोगे इस इक्वेशन में से कितना आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कितना, इसका कितना का आपका डेरिवेशन 1 हो जाएगा ये। सिमिलरली डेल आई अपॉन डेल I2 भी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा पास यहाँ पे, सिग्मा आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और सिग्मा आई में कितना 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, कितना ये 1, तो ये 1 का स्क्वायर और ये कितना आपका 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 4 प्लस 16 अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 विल बी योर आंसर। सिग्मा आई विल बी योर अंडर रूट 2 विल बी योर आंसर।
इसका जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, √20 होगा। इसका जो मैक्सिमम एरर हो कितना होगा, +-6 होगा, है ना। इसका जो मैक्सिमम एरर कितना होगा, +-6 होगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो इतना होगा। तो ये प्रोसेस होती है सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम में जल्दी नहीं बनता, लेकिन गेट वगैरह के एग्जाम में बनता है। लोग इसका आंसर +-6 करके आ जाते हैं और अपने मार्क्स गवा देते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब रही बात टॉर्क वाली, बात थी ना, तो वो अपन कल से पढ़ेंगे। जो आपका था ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और आपका डैम्पिंग टॉर्क। कल का हमारा टारगेट क्या होगा मैं बता देता हूँ अभी। कल का हमारा जो टारगेट होगा, तीनों टॉर्क को पढ़ना है, पीएमएमसी पढ़ना है, एमआई पढ़ना है और ईडीएम पढ़ना है। कल का हमारा टारगेट ये 3 टॉपिक है, ठीक है ना। तो तब जाके हम अपने 4 दिन में पूरा कवर कर पाएंगे। और अभी जितना मैंने आपको अभी तक कराया है, अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, तो उठाइए प्रीवियस ईयर बुक, प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और मेरे साथ चलिए। मैं यहाँ तक कवर करा चुका हूँ ना। मेरी आवाज आप देख सकते हो कैसी आवाज, गले में पेन है तब भी मैं आपके लिए यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग अपने तरफ से भी एफर्ट डालिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक बन सकते हैं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस तो करिए, है ना। और ये मान के चलिए यार कि इन 4 दिनों के बाद हमको मेजरमेंट डील नहीं करना, हमको ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही देखना। तो आप क्या करना, ये शॉर्ट नोट सामने रख लेना और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। जब कभी क्वेश्चन फंस जाओ तो इस शॉर्ट नोट्स को देखना, फिर सॉल्व ढूंढना कि यहाँ पे अपना टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक के फॉर्मूले को पढ़ना और बार बार ट्राई करना। और कहीं अगर नहीं बनता तो अपने नोट्स खोल के देखना, अगर नोट्स से समझ में नहीं है तो फिर मैं हूं, मुझसे पूछना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।